नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज ईरान की जीत का दिन है। आज ईरान के लिए जश्न का दिन है और दुनिया भर के हक पसंद लोगों के लिए भी जश्न का दिन है। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो यह लिखा जाएगा कि 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका का गरूर हमेशा के लिए टूट गया। 8 अप्रैल 2026 को ईरान दुनिया के नए सुपर पावर के रूप में सामने आया। 8 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती सामने आ गई, साफ हो गई, जब वो जंग के ठीक पहले गए हुए थे इजराइल में और वहां कनेसेट में खड़े होकर कह रहे थे कि मैं इजराइल के साथ हूं। 8 अप्रैल 2026 को यह साबित हो गया कि हथियारों से जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीती जाती है हौसलों से। 8 अप्रैल 2026 को यह तय हो गया कि ट्रंप जैसा बड़बोला और असभ्य आदमी, बदतमीज आदमी 7000 साल पुरानी ईरानी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक चीज खत्म कर सकता था, अमेरिका की गुंडागर्दी जो सारी दुनिया में चल रही थी, और वो 8 अप्रैल 2026 को खत्म हो गई। जो हुआ वो अपने आप में एक लेसन है। कल को जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, कल को जब मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ईरान वार को, अमेरिका इजराइल ईरान वार को जब पढ़ेंगे तो उनके समझ में आएगा कि ईरान ने कौन सा कारनामा किया है। हथियार सारे के सारे बड़े हथियार, एक से एक बड़े हथियार इजराइल के पास थे। टैंक थे, पता नहीं कौन कौन से जेट थे, F-13 F-16 फलाना ढिमकाना, ये सब इजराइल और अमेरिका के पास थे। लेकिन ईरान के पास था हौसला, अपने वतन से मोहब्बत, वतन पर जान देने का हौसला और 40 साल की तैयारी। एक एक बच्चा बच्चा ईरान का अपनी आर्मी और अपनी सरकार के साथ खड़ा था। और मैं तो लगातार, जिस दिन से यह जंग शुरू हुई है उसके पहले से लगातार लगभग रोज आपको अपडेट कर रहा हूं। इस पूरे माहौल में, इस पूरे दौर में हमने देखा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के गरूर को किस कदर तोड़ा है। जिनको लगता था कि 48 घंटे में ईरान को जीत लेंगे, वो 8 अप्रैल 2026 को घुटनों पर बैठकर ईरान की शर्तों पर समझौता कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अरब मुल्क जो कभी आगे हो रहे थे, कभी पीछे हो रहे थे, उनको ओमान से सीखना चाहिए, जो पहले दिन से ईरान के साथ था। और आज जब समझौते की बात आ रही है तो ईरान खुल के कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हम फीस वसूलेंगे वो ओमान के साथ साझा करेंगे। यूएई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ऐसे समझौता नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास नहीं छोड़ना चाहिए, मिसाइलें खत्म कर देनी चाहिए। अब यूएई को दोबारा सोचना पड़ेगा कि यह करके उसको क्या हासिल हुआ है। आज मिडिल ईस्ट के अंदर और सारी दुनिया में ईरान की एक हैसियत एस्टैब्लिश हो गई। सोचना तो हमारे प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि इजराइल जाकर इजराइल का समर्थन करके उनको क्या मिला। और आप देखिए, ट्रंप ने घोषणा की कि हम ईरानी सभ्यता को खत्म कर देंगे, लेकिन मोदी खामोश रहे। समझौता हो गया लेकिन मोदी खामोश हैं। बगल में पाकिस्तान आज डिप्लोमेटिकली नरेंद्र मोदी से बहुत आगे निकल गया। और यह 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो विश्वगुरु बन रहे थे, इतनी बड़ी लड़ाई में, इतने बड़े समझौते में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कल जो हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत मजेदार है। आप जानते हैं कि कल जो ही यह घोषणा हुई कि 8 बजे सब उड़ा दिया जाएगा, ईरान की बहादुर जनता अपने पावर प्लांट्स के आसपास, अपने ब्रिज के आसपास और अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आसपास जाकर इकट्ठा हो गई। जब मैंने वो सीन देखा तो मैं सच बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि किस दर्जे की वतन परस्ती है ये कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना, ये अंदेशा है, यह खदशा है कि जाने कितने बम गिरा सकता है ट्रंप, जाने कितनी मिसाइलें छोड़ सकता है नेतन्याहू, और उसके बावजूद लोग सड़कों पर हैं। लोग अपने पावर प्लांट्स के चारों तरफ ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। लोग अपने ब्रिजेस पे टहल रहे हैं, उन ब्रिजेस पे टहल रहे हैं जिनको गिराने की धमकी दी गई है, जिन पर बम मारने की धमकी दी गई है। लोग उन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आसपास इकट्ठा हो गए हैं जो ईरान की शान है, उन मसाजिद के आसपास, उन स्क्वायर्स के आसपास। इस्फहान में, कुम में, शिराज में, तेहरान में, पूरे ईरान में लोग सड़कों पर हैं, बिना डरे हुए कि अगर अमेरिका ने बम गिराया तो क्या होगा। और सिर्फ लोग नहीं सड़कों पर थे, ईरान के लीडर सड़कों पर थे, पजेश्कियन सड़कों पर थे, बाकी लोग सड़कों पर थे। एक मुल्क जिसके सुप्रीम लीडर को पहले ही दिन जंग के मार दिया गया, उसके बावजूद वो इस तरह से एक होकर खड़ा होता है। यह अपने आप में एक सोचने और सीखने की बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहां बहुत सारे लोग बहुत राष्ट्रवादी बनते हैं और हमारे जैसे लोगों को गाली देते हैं। जरा अपने दिल से सोचिए और दिमाग से सोचिए कि ऐसे हालात कभी हिंदुस्तान में आ जाएं, कभी नहीं आए। मैं तो यही चाहूंगा कि हिंदुस्तान पे कभी ऐसा कोई खतरा ना आए, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई खतरा आ जाए तो क्या इस सरकार के जो भक्त हैं वो आकर खड़े होंगे? कोई खड़ा नहीं होगा, सब भाग के अपने बिलों में छिप जाएंगे, क्योंकि इनकी वतन परस्ती केवल मुसलमानों से नफरत में है, इससे ज्यादा वतन परस्ती इनके पास नहीं है। आप सोचिए, ईरान के अंदर एक सिनेगाग पर बम गिरा और वहां के जो चीफ रब्बाई हैं, यहूदियों के जो सबसे बड़े पुजारी हैं, वो सड़क पर आकर खड़े होते हैं और इजराइल की मजम्मत करते हैं, ईरान के साथ खड़े होने की बात करते हैं। इस पूरी जंग में ईरान ने एक धार्मिक स्थान पर हमला नहीं किया। इजराइल में सैकड़ों सिनेगाग होंगे, लेकिन एक सिनेगाग पर भी हमला नहीं किया ईरान ने। सिनेगाग पर हमला किसने किया? सिनेगाग पर हमला किया इजराइल ने। यहूदी धर्म के पूजा स्थल पर हमला किया इजराइल ने। आप सोचिएगा कि वो कैसे खुद को यहूदियों का रिप्रेजेंटेटिव होने की बात कर सकता है। जब पूछा गया ईरान के यहूदियों से तो उन्होंने कहा कि हमें तो यहां सीनेट के अंदर भी, संसद के अंदर भी रिजर्वेशन मिला है, नौकरियां मिली हैं, यहां हम इज्जत और शान से रह रहे हैं, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि ईरान फतेहयाब हो, और ईरान फतेहयाब हुआ।
जिसकी जनता साथ खड़ी होती है वो मुल्क हमेशा जीतता है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी मुल्क की आर्मी को आप हरा सकते हैं, लेकिन किसी मुल्क की आवाम को आप नहीं हरा सकते। अगर सारी आवाम एक साथ खड़ी हो जाए तो उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और कल जो हुआ उस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जाहिर है रात भर मैं भी जगा था और आप भी जगे होंगे। कल रात क्या होगा, कल की रात कयामत की रात थी और कयामत की रात में क्या होगा यह हम सबको एक डर लगा हुआ था। हम में से कोई नहीं चाहता था कि हजारों लाखों लोग मारे जाएं। हम में से कोई नहीं चाहता था कि ईरान के अंदर कुछ बुरा हो। हम सब जगे हुए थे। सबसे पहले जेडी वांस का एक ट्वीट आता है। जेडी वांस यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और उस ट्वीट में जेडी वांस ने बातचीत हो रही है जैसी बात लिखी थी। मैंने अपने एक दोस्त को यह भेजा, वो बेहद परेशान थे। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई हमला आज होने वाला नहीं है। उसके बाद बराक राबिट का ट्वीट आता है। बराक राबिट आप जानते हैं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कल ट्विटर पे लिखा भी था कि व्हाइट हाउस के शैडो प्रवक्ता है। व्हाइट हाउस को जो बात खुद नहीं कहनी होती है वो बराक राबिट से कहलवाई जाती है। बराक राबिट ने लिखा कि समझौते के बहुत करीब मामला पहुंच गया है, लेकिन 8 बजे तक समझौता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह सवाल है। इसी बीच में एक और खेल चल रहा था, इंपीचमेंट का खेल चल रहा था। अमेंडमेंट 25 की बात की जा रही थी जो पहले भी शुरू हो चुकी थी। अमेंडमेंट 25 यह है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका पर शासन करने लायक नहीं है, उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है, या किसी और वजह से यह पाया जाता है कि वो अमेरिका पर शासन करने लायक नहीं है, तो उसको गद्दी से हटाया जा सकता है, इंपीच किया जा सकता है। यह पूरा एक अभियान चलना शुरू हुआ। डेमोक्रेट्स पहले आए, 40-45 डेमोक्रेट्स आए, उसके बाद कुछ रिपब्लिकन भी आए, और यह प्रोसेस अभी भी चल रहा है। इस समझौते के बावजूद ट्रंप को गद्दी से हटाने का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो यह प्रेशर पड़ना ट्रंप के ऊपर शुरू हुआ। ट्रंप के साथ कौन था? इजराइल तो रहेगा ही, और वो रजा पहलवी जो क्राउन प्रिंस था और जिंदगी भर अब क्राउन प्रिंस ही रहेगा, अब वो कभी ईरान में पैर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। वो वीडियो जारी करता है और वीडियो जारी करके ईरान की जनता से कहता है कि सड़क पर आओ और ईरान की सरकार को पलट दो। ईरान की जनता अब तो यह साबित हो गया है कि तुम्हें जूते की नोक पर भी नहीं रखना चाहती। इसके अलावा ट्रंप के साथ कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी चुप थे। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, ना समर्थन में कहा, ना विरोध में कहा, लेकिन कम से कम समर्थन में कुछ नहीं कहा। इसी बीच में यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव आया, और वो प्रस्ताव होर्मुज को लेकर था। आप जानते हैं बहरीन एक प्रपोजल लेकर गया था जिसमें होर्मुज को ताकत से खुलवाने की बात थी। उसका फ्रांस ने भी विरोध किया था, और फ्रांस, चाइना और रशिया के विरोध के चलते उसको फिर से ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें फोर्स वाली बात हटा दी गई थी। जब यह प्रपोजल जाता है यूनाइटेड नेशन में तो चाइना और रशिया इसको वीटो कर देते हैं। चाइना ने कहा कि इस प्रपोजल में इस सारे फसाद की जो असल जड़ है, ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका का अटैक, उसका जिक्र नहीं है। खैर, रशिया और चाइना जो ही उसको वीटो करते हैं, एक बड़ी हार अमेरिका के लिए वहां भी हो जाती है। उसके बाद ट्वीट आता है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उस ट्वीट में वो अपील करते हैं, 2 अपीलें करते हैं। पहली अपील ये करते हैं कि जंग को तुरंत रोक दिया जाए, 20 दिन का एक सीज फायर किया जाए, और दूसरी अपील करते हैं ईरान से कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया जाए। इस ट्वीट के आते ही मैंने लिखा था कि यह ट्वीट शहबाज शरीफ से डोनाल्ड ट्रंप ने लिखवाया है, क्योंकि खुद तो वो बाहर नहीं जा सकता। और सारा सवाल बस इतना है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने पर सहमत हो चुका है। और तभी मेरे समझ में आ गया था कि बमबारी वगैरह तो कुछ होने वाली नहीं है, इसकी हिम्मत ट्रंप की है नहीं, ट्रंप पीछे हट रहा है, और उसके लिए शहबाज शरीफ का सहारा लिया गया है। बाद में यह आया कि एडिटेड था, जो पहला वर्जन लगाया गया था उसमें ड्राफ्ट बाई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था, यानी वो ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ और फिर ट्वीट लगा। अब ड्राफ्ट किसने तैयार किया? अमेरिका से तैयार होकर आया, या पाकिस्तान में वो ड्राफ्ट बना और अमेरिका और ईरान दोनों को भेजा गया? जब दोनों ने ओके कहा तब लगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन यहां पर रोक कर मैं एक बात कहूंगा, ड्राफ्ट चाहे पाकिस्तान में बना हो, चाहे ड्राफ्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बनवा के भेजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली है। अगर आज की डेट में आप देखें तो पाकिस्तान चाइना के भी करीब है। कहा जा रहा है कि चाइना ने इसमें बड़ा रोल निभाया है। पाकिस्तान अमेरिका के भी बहुत करीब है, पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बहुत करीब है, और पाकिस्तान ईरान के भी करीब पहुंच गया। और अगर इसी के बनिस्बत आप देखें तो हिंदुस्तान ने क्या किया, मैं हिंदुस्तान नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि एक मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान ईरान के साथ लगातार खड़ा रहा। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग ईरान के साथ लगातार खड़े रहे, लेकिन हमारे मुल्क के जो वजीर आजम हैं उन्होंने क्या किया? वो पहले पहुंच गए, जंग से ठीक पहले पहुंच गए इजराइल, वहां के कनेसेट में खड़े होकर कहे आए कि हम इजराइल के साथ हैं। उसके बाद ईरान के ऊपर जब अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया तो खामोश रहे। खामनेई साहब को शहीद किया गया तो खामोश रहे। बच्चों को मारा गया, मीनाब में इतनी लड़कियों को मारा गया तो नरेंद्र मोदी खामोश रहे। और लगातार खामोशी बनती रही। जब एलपीजी और आयल का संकट आया, जब हार्मुज से तेल निकालना मुश्किल हो गया, तब वहां संपर्क किया गया और कुछ ट्वीट वगैरह किया गया। और इसके बावजूद ज्यादा ट्वीट ये किए गए जब ईरान ने खाड़ी के देशों पर, गल्फ कंट्रीज पे हमला किया, अमेरिकन बेसिस पे हमला किया, तो उन कंट्रीज के फेवर में इन हमलों को कंडेम करते हुए ज्यादा ट्वीट किए गए। और उसके बाद एक खामोशी खामोशी खामोशी, लंबी खामोशी। तो मैं यहां पर शहबाज शरीफ का मजाक नहीं उड़ाने वाला कि उन्होंने अमेरिका का दिया हुआ ड्राफ्ट पोस्ट किया। जब डिप्लोमेसी होती है तो यह सारा कुछ होता है। मैं यहां उसका कतई मजाक नहीं उड़ाऊंगा। शहबाज शरीफ
या आसिम मुनीर, जो भी आप कहना चाहें, इस पूरे मामले में अपनी एक्टिविटीज के साथ, अपनी लगातार गतिविधियों के साथ, चाहे वो चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, सऊदी के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, विदेश मंत्रियों की बैठक हो जिसमें टर्की के विदेश मंत्री, इजिप्ट के विदेश मंत्री, आपके सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान आते हैं, इस पूरे में काफी एक्टिव रहा है और इस जंग को रुकवाने में एक बड़ा रोल निभाया है। और यह अब तारीख में नोट हो चुका है कि एक ऐसे मरहले पर जब सारी दुनिया बर्बादी के कगार पर खड़ी थी, पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया और भारत की डिप्लोमेसी खामोश रही। उसमें एक बेवकूफाना बात हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने की जब पाकिस्तान को दलाल कहा, यह बिल्कुल बेवकूफाना बात थी। खैर, तो शहबाज शरीफ का ट्वीट आने के बाद यह क्लियर हो गया कि अब रात को हमला नहीं होने वाला है। लेकिन बड़ी बात क्या है, जीत क्यों कहा जा रहा है इसको? सीजफायर कभी जीत नहीं होती। जीत इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान की शर्तों पर बात होगी। इस बात को ट्रंप ने खुद तस्लीम किया। ट्रंप ने जो अपना ट्रूथ सोशल लिखा उसमें इस बात को तस्लीम किया कि ईरान की शर्तों पर बातचीत होगी। यह ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और ईरान की शर्तें क्या हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिसाइलों को बैन करने की जो बात थी वो इसमें नहीं है। यानी ईरान ने यह कहा है कि मिसाइलें हम बनाते रहेंगे और ट्रंप को यह मंजूर है। यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात थी, कहा गया कि सारा इनरिच्ड यूरेनियम किसी और मुल्क को देना पड़ेगा या अमेरिका को देना पड़ेगा, इनमें कहीं वो शामिल नहीं है। बहुत साफ कहा है कि दुनिया को और आपको हमारे एनरिचमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पीसफुल कामों के लिए एनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम का, हम बम नहीं बनाते, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी को देंगे नहीं और हम अपना एनरिचमेंट कम नहीं करेंगे। तो जो दो शर्तें सबसे बड़ी रखी जा रही थी, ईरान ने वो शर्तें पलट दी। उसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें बात है नॉन एग्रेशन की, यानी 20 दिन बाद यह जंग पूरी तरह से खत्म ही नहीं होगी, बल्कि एक पैक्ट होगा नॉन एग्रेशन का कि ना ईरान आपके ऊपर हमला करेगा ना आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे। उसके बाद हिजबुल्लाह वगैरह को भी शामिल किया गया। लेबनान में भी लड़ाई बंद करने की बात है। पूरे रीजन में हमारे एलाइज के साथ जो बातचीत हो रही है वो आपको बंद करना पड़ेगा। लैंग्वेज में ही जीत है। अब तक अमेरिका और सारी दुनिया हिजबुल्लाह, हुथी, बाकी सबको प्रॉक्सी कहती रहती है ईरान का। ईरान ने एलाइज कहा है, साथी कहा है और उस लैंग्वेज को अमेरिका ने स्वीकार किया है बातचीत के लिए। ये एक और जीत है। और जो एक जीत जो सबसे बड़ी है, जो आसानी से समझ में आ रही है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की है। कंपनसेशन मांगा था, मुआवजा मांगा था ईरान ने, रिपार्टेशन मांगा था कि इस पूरे जंग में जो हमारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। अब यह मुआवजा ईरान कैसे वसूलेगा यह मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारा कंट्रोल रहेगा और उस कंट्रोल से हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फीस वसूलेंगे। $2 मिलियन पर जहाज वसूलने की बात है और इस पैसे को ओमान के साथ हम शेयर करेंगे और इस पैसे से जो जंग में हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान हम पूरा करेंगे। यानी ईरान का जंग में जो नुकसान हुआ है वो अब सारी दुनिया मिलकर भरेगी। वो गल्फ स्टेट भी भरेंगे, वो हिंदुस्तान भी भरेगा, अमेरिका भी भरेगा, सब के सब भरेंगे, क्योंकि सब $2 मिलियन देंगे अपनी जहाज निकालने के लिए। दुनिया का 20% आयल वहां से गुजरता है, तो सब के सब वहां पे अब भाड़ा देंगे, या आप टॉल कहना चाहें टॉल देंगे, फीस कहना चाहें फीस देंगे और उस पैसे से ईरान रीबिल्ड होगा। और आप ये समझ लीजिए कि ईरान के लिए ये जो पैसा है वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि ईरान पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। ईरान की इकॉनमी पहले से कई कई गुना बेहतर हो जाएगी। और साथ में डिमांड यह कर ली गई है कि हमारे ऊपर से सारे सैंक्शन हटाए जाएं, यानी ईरान अपना तेल बेच सके, ईरान कहीं से भी कोई सामान खरीद सके और ईरान अपना सामान दुनिया के किसी भी मार्केट में बेच सके। ईरान के पास, आपको मैं बताऊं इन सैंक्शंस का असर क्या पड़ता है। ईरान में एक पुल है, ब्रिज है, जिसको नेचर्स ब्रिज कहते हैं। ये नेचर ब्रिज एक महिला इंजीनियर ने बनाया है। जिन लोगों को ये लगता है कि वहां की महिलाएं तो बड़ी दबी कुछ नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि नेचर ब्रिज एक महिला ने बनाया है। यंग महिला है, आप तस्वीर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। लेकिन जब इंटरनेशनल आर्किटेक्चर्स की मीटिंग हुई तब इनको नहीं जाने दिया गया वहां पर, इनको परमिशन नहीं मिली वहां आने की, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा था। मैंने कल आपको बताया था कि ईरान 5-7 साल पहले दुनिया में सबसे ज्यादा पिस्ता बेचने वाला देश था। ईरानी पिस्ता अगर आपने खाया हो तो आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पिस्ता कहीं होता है तो ईरान में होता है। लेकिन सैंक्शंस के चलते कैलिफोर्निया इसमें सबसे आगे निकल गया। कैलिफोर्निया के एक बिजनेस फैमिली ने इजराइल और इनसे जुड़ी संस्थाओं को अरबों का दान दिया, अरबों रुपए दिए, ताकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग सके, ईरान का पिस्ता मार्केट में ना जा सके और वो पिस्ते में नंबर 1 बन जाए। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो हफ्तों लग जाएंगे, इतनी बदमाशियां की गई हैं। ईरान ने एक स्ट्रोक में उन सब बदमाशियों को दूर करने के लिए कहा है सैंक्शन पूरी तरह से हटा दिए जाएं। और इस पर बातचीत के लिए अगर ट्रंप मान गया है, इसका मतलब है कि यह ईरान की बहुत बड़ी जीत है। अब 3 सवाल हैं जिन पर मैं आज बात खत्म कर रहा हूं। पहला, इजराइल की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं कि यह सीज फायर लेबनान में लागू नहीं होगा। इजराइल के बारे में आप जानते हैं, इसलिए मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि इस सीज फायर को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि हर सीज फायर के बाद वो हमला करता रहा है, इस सीज फायर को डिस्टर्ब करने के लिए ईरान में किसी बड़े लीडर पर हमला ना हो, यह सबसे बड़ा डर है। दूसरा डर यह है कि जितनी बार बातचीत हुई अमेरिका और इजराइल ने तोड़ा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन 20 दिनों में नई तैयारी करके ईरान के ऊपर कोई हमला किया जाए। और तीसरा, सीआईए और मोसाद ईरान के अंदर किसी हरकत को अंजाम देने की कोशिश ना करें। हालांकि इस बार ईरान पूरी तरह से तैयार होगा। जिसके साथ 2 बार धोखा हो जाए वो तीसरी बार तैयार होता है।
और दूसरी बात कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो इस बार दुनिया में वो इतना अकेला पड़ेगा जितना अकेला कोई और पड़ ही नहीं सकता, या जितना अकेला आज तक वो पड़ा ही नहीं है। तीसरी बात कि अगर वो हमला करेगा तो ईरान पलट के जवाब देगा। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अभी भी हमारे पास 15,000 मिसाइलें हैं और 45,000 ड्रोन हैं, यानी जब तक जंग खींचना चाहोगे हम जंग के लिए तैयार हैं। और आखिरी बात कि ट्रंप के सर पर इंपीचमेंट का और मिड टर्म इलेक्शन का जो खतरा मंडरा रहा है, उसके चलते शायद दोबारा हमला करने की हिम्मत